हमने चैप्टर इम्यूनिटी स्टार्ट किया था और इम्यूनिटी में हमने फर्स्ट लाइन डिफेंस को डिस्कस करना है। फर्स्ट लाइन डिफेंस हमें पता है बॉडी का वो बॉर्डर है जहाँ से पैथोजेंस को एंटर होने से बॉडी रोकती है, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ बैरियर्स वो हैं जो पेरेंट्स से बॉडी लेकर पैदा होती है, उसे इनेट कहा जाता है, इनेट बैरियर या इनेट डिफेंस सिस्टम, और कुछ ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से सीखता है, उसे एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर हम इनेट इम्यून सिस्टम के फर्स्ट लाइन डिफेंस को देखेंगे जो नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक से मुराद होती है कि वो हर तरह के फॉरेन पार्टिकल से फाइट करेगा, किसी खास से नहीं। अगर वो खास से कर रहा होता तो फिर उसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है, ये नॉन स्पेसिफिक है। इसकी जो पहली कैटेगरी है वो दो में डिवाइड है, फिजिकल बैरियर जिसमें हम इंटैक्ट स्किन को देखते हैं। स्किन हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो स्किन बनी हुई है उसमें जो ऊपर वाला एरिया है उसका, ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं ये एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के बाद ये वाला जो एरिया है ये इसका डर्मिस पार्ट कहलाता है, और ये वाला पार्ट इसका हाइपोडर्मिस। इसके अंदर ये जो टिश्यूज हमें नजर आ रहे हैं ये फैटी एडिपोज टिश्यू हैं जो बॉडी को एज ए इंसुलेशन बॉडी के पास मौजूद होते हैं। जबकि ये रेड कलर की जो वेसल्स हैं, खून की नालियां हैं जिसमें ये हेयर फॉलिकल्स से हेयर अराइज होता हुआ ये वाला पार्ट जो इसके अंदर हमें नजर आ रहा है ये ऑयल ग्लैंड्स हैं जो स्किन को ऑयली रखते हैं। उसके अलावा इसी में से अराइज हुए हुए कुछ सेल्स आकर स्वेट सिक्रीट कर रहे होते हैं, पसीना निकालते हैं, उसे स्वेट ग्लैंड्स कहा जाता है। तो ये जर्म्स को अंदर जाने से प्रोटेक्ट करती है इंटैक्ट स्किन, जिसका एपिडर्मल पार्ट एक रोल प्ले करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर सीलिएटेड एपिथेलियम है, ये सांस की नाली है ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया को अगर हम देखें तो इसके अंदर ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम जो यहाँ हमने बना के दिखाई है ये कुछ सेल्स हैं जिनसे ये सीलिया अराइज हुए हैं, और कुछ सेल्स हैं जो गॉबलेट सेल्स हैं जिससे लिक्विड निकल रहा है, और ये सीलिया की इस तरह से स्वैपिंग मूवमेंट में ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये यहाँ ट्रैप होकर सीलिया को स्वैप अप कर रहा होता है ऊपर। हम जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद बॉडी यहाँ बर्डन महसूस करती है और हम इस तरह से स्वेलिंग करते हैं, तो वो जो सीलिया ने स्वैप किया हुआ लिक्विड ऊपर भेजा होता है वो हम पीछे खाने की नाली में इसोफेगस में भेज देते हैं उसको। उसके बाद हम देखें तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो भी एक बैरियर का काम करती है उन हिस्सों से जहाँ से फूड क्रॉस हो रही होती है, सांस से हवा क्रॉस हो रही होती है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन भी इसमें हेल्प करती है। दूसरा नंबर केमिकल बैरियर का है जिसमें हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ स्किन नहीं है, माउथ में नहीं है स्किन, नेजल कैविटी ओपन है, आंखें खुली हुई है, यहाँ से ये पैथोजन जा सकते हैं, तो उसके लिए गैस्ट्रिक जूस HCl मौजूद है जो जर्म्स को किल कर देता है। स्लाइवा हम जानते हैं ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। टीयर आंखों के अंदर निकलने वाले जो आंसू हैं उसमें लैक्राइमल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, लाइसोजाइम्स होता है जो जर्म्स को किल कर देता है। रिप्रोडक्टिव एरिया स्पेशली मेल की बात करें, स्पर्म जहाँ प्रोड्यूस हो रहा होता है वहाँ स्पर्माइन होता है जो जर्म्स को किल करने का काम कर रहा होता है। सेकेंड प्रोसेस जो फैगोसाइट सेल्स का है जो सेकेंड लाइन डिफेंस है, इसकी भी अगर हम बात करें तो ये वाले जो सेल्स हैं ये भी नॉन स्पेसिफिक फाइट कर रहे होते हैं। ये भी किसी खास जर्म से फाइट नहीं करेंगे बल्कि इनका काम भी हर उस फॉरेन पार्टिकल को जो अंदर आया है उससे फाइट करना है। पहले ये बात हम क्लियर कर लें कि जो WBCs हैं हमारी बॉडी में उन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और ल्यूकोसाइट्स की दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी फैगोसाइट्स है और दूसरी कैटेगरी लिम्फोसाइट है। तो हम फैगोसाइट्स को यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो फैगोसाइट्स वो WBCs हैं जो फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म करते हैं, जैसे अमीबा सोडोपोडिया फैलाकर फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है, उसी तरह ये भी जाकर रिकॉग्नाइज करते हैं पहले कि जर्म्स है या फॉरेन पार्टिकल है या बॉडी का कोई बेकार केमिकल है। मीन कि वो अपना केमिकल अगर नहीं है, सेल्फ नहीं है, तो उसको किल करना है तो वो अपने इस तरह से आर्म लाइक एरिया को फैलाकर अंदर लेता है, लेकिन वो पहले उसको आइडेंटिफाई करता है चार तरह के सिग्नल से। इनकी सरफेस के ऊपर इस तरह से रिसेप्टर्स निकले हुए होते हैं
जो डिफरेंट आने वाले पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे सपोज कि ये एक केमिकल है जो फ्लैजिलीन है, बैक्टीरिया के फ्लैजेला का केमिकल है, ये रिसेप्टर उसे आइडेंटिफाई करेगा। सपोज ये एक वायरल बॉडी है और वायरल बॉडी को इसने आइडेंटिफाई करना है इस तरह की नेचर पर। ये सपोज एक पेप्टाइडोग्लाइकेन केमिकल है जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन जिससे बनी होती है, इसने आइडेंटिफाई करना है, तो फिर ये अंदर मैसेज भेजता है और अंदर फिर वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बनते हैं और उसके बाद फिर वो एंगल्फ करके बॉडी को अंदर लेकर किल करता है। तो अगर हम फैगोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये सबसे ज्यादा परसेंटेज पर 50 to 70% ऑफ WBCs इनकी होती है। अगर ये क्वांटिटी में बढ़ने लगते हैं ब्लड रिपोर्ट में, अगर किसी का CBC हुआ है कंप्लीट ब्लड काउंट और उसके अंदर इनकी क्वांटिटी बढ़ी हुई है तो पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है। अब न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़ चुके हैं तो मतलब इन्फेक्शन से फाइट कर रहे हैं। फाइट किन बेसिस पे करते हैं? हम जानते हैं कि देखो इसका साइज बड़ा है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, सरफेस पर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन इनकी एक खूबी है कि ये ब्लड की वेसल्स से स्क्वीजिंग मैकेनिज्म से स्क्वीज आउट हो जाते हैं टिश्यू फ्लूइड में। अगर किसी इंटेक्ट एरिया को हम डैमेज होता हुआ देखते हैं, स्किन रप्चर हो गई, कट लग गया, जल गई, एक्सपोज्ड हो गई, सपोज वुंड क्रिएट हो गया, अब उसके अंदर जो जर्म्स गए हैं वो टिश्यू फ्लूइड में चले गए हैं। अब टिश्यू फ्लूइड में तो WBCs नहीं थे। अब टिश्यू फ्लूइड जब एक अलार्म बजाता है, जिसको हम एक खास एंजाइम है उसको थ्रोम्बोकाइनेज कहा जाता है, वो जब रिलीज होता है तो बॉडी में अलार्म बज जाता है, तो ये वहां पहुंचकर ब्लड वेसल्स से बाहर आते हैं पिचक कर स्क्वीजिंग मैकेनिज्म से और फिर फाइट करते हैं। और फाइटिंग मैकेनिज्म वही होगा जिसको अभी हमने डिस्कस किया। मैकेनिज्म इनका फैगोसाइटोसिस कहलाता है। फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये अभी बताया अमीबा की तरह से एंगल्फ करते हैं। सेकंड कैटेगरी मोनोसाइट्स की है। इसको अगर हम देखें तो इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, ये साइज में छोटे होते हैं, 2 to 8% तक हैं, और इनकी जो लाइफ है वो कहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 दिन तक 2 to 5 days तक अलाइव रहते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं है कहीं तो ये अपनी लाइफ पूरी करके डेड हो जाते हैं, और अगर कहीं इन्फेक्शन होता है तो ये खुद फाइट नहीं करते, ये कन्वर्ट हो जाते हैं या तो मैक्रोफेजेस में या ये डेंड्रिटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइट ये खुद नहीं करते, जहां इन्फेक्शन होता है ये भी टिश्यू फ्लूइड में चले जाते हैं, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनमें या इनमें। अगर ये इनमें कन्वर्ट हुए हैं तो ये स्पेसिफिक 3 जगहों पर अलग नाम से कॉल किए जाते हैं। अगर ये लंग्स के सेल्स में चले गए हैं और वहां फाइट करना है तो वहां इनकी फाइटिंग जो चल रही होती है, इनको लिम्फोइड सेल्स कहा जाता है, इनको गैंग्लियोनिक सेल्स कहा जाता है, और इनको क्यूप्रिक सेल्स कहा जाता है। अगर ये जाकर लिवर के सेल्स में फाइट कर रहे हैं तो इनका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक सेल्स। अगर ये ब्रेन के सेल्स में जाकर फाइट कर रहे हैं तो ये ग्लियल सेल्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं, ग्लियल सेल्स की प्रेजेंस में, और ये कहलाते हैं इनके लिम्फोइड टिश्यू के अंदर भी फाइट कर रहे होते हैं, जो लिम्फेटिक पैचेस होते हैं वहां फाइट करते हैं। और इसके अंदर एक इसमें देखिए बुक में लिखा होगा कि ये लंग्स के सेल्स के साथ भी जब चले जाए, एल्व्यूलर सेल्स, तो ये एल्व्यूलर सेल्स के अंदर भी जाकर फाइट कर रहे होते हैं। तो एल्व्यूलर ये मैक्रोफेजेस कहलाते हैं, वहां भी ये लंग्स के अंदर फाइट कर रहे होते हैं। और फिर इसी तरह से अगर ये फाइट करने पर इस नेचर पर कन्वर्ट हो जाते हैं डेंड्रिटिक। इनको डेंड्रिटिक क्यों कहा? क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं।
तो ये डेंड्रिटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फाइटिंग मैकेनिज्म इनका भी वही होता है, लेकिन इनकी जो जगह है वो जो टॉन्सिल्स आपने सुना होगा गले के अंदर मौजूद होते हैं, या स्प्लीन एरिया होता है, वहां फाइट करते हैं। या तीसरी जगह इनकी फाइटिंग की है पियर पैचेस, जो इंटेस्टाइन के इनर वॉल के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये वहां जाकर फाइट कर रहे होते हैं। और फाइटिंग मैकेनिज्म वही होता है, फैगोसिटाइज होना, एंगल्फ करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया।